Hello everyone, welcome to the class. After a long time, I am going to teach you at my YouTube channel. मैंने काफ़ी लंबे टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी स्टडी मटेरियल रिलेटेड, लेकिन आज मंडे के दिन सडनली मुझे सारे बैचेस की छुट्टी करनी पड़ी, ऑफलाइन की भी और ऑनलाइन की भी। थोड़ी सी ज़रा मुझे बीमारी का इशू रहा, थोड़ा मेरे सर में दर्द सा हुआ, तो मैं अनेबल फील करा अपने आप को और मजबूरी में मुझे आपको इतनी दूर दूर से आप पढ़ने आते हो, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन करना पड़ा आज मुझे और आपको वापस जाना पड़ा। कुछ बच्चों को मैंने मैसेज कर दिए थे बाद में, तो वो नहीं आए। कुल मिलाकर के आज की हमारी छुट्टी रही, तो मेरे दिमाग में बात आई कि आज का बच्चों को जो है मटेरियल नहीं मिला क्लास में, तो उन्हें एक दिन का नुकसान हो सकता है और स्टूडेंट्स उनसे आगे निकल जाएंगे जो कहीं और पढ़ रहे होंगे। अब उनके बराबर रखने के लिए एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास। इसमें मैं आज आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें किसी भी बैच में पढ़ने वाले या मेरे पास नहीं पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स इस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए कि एसएससी के डिपार्टमेंट के द्वारा जो एग्ज़ाम पेपर सेट किए जाते हैं उसमें अक्सर इसके बारे में बातें पूछी जाती हैं। या तो इसके ऊपर कोई एरर आ सकती है, या कोई नो इम्प्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आ सकता है सवाल, या कोई क्वेश्चन टैग बनाना पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग की जानकारी थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए, बाकी मैं बता दूंगा। डेयर और नीड दो काम करते हैं। अगर ये एक काम करते ना तो ये एग्जामिनर ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाता, लेकिन ये दो काम करते हैं, और चूंकि ये दो काम करते हैं तो इसीलिए इनके दोनों कामों को भली भांति समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर ये पेपर में आ जाए, इसकी नॉलेज हमें नहीं हुई तो हमें परेशानी पड़ जाएगी। तो शुरू करते हैं कि इसके बारे में ऐसी क्या बातें हैं कि अगर हम उसे सीख लें तो हमें नंबर आराम से मिल जाएगा। फोकस करें बोर्ड पे। और आज की जो क्लासेस मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन बंद की हैं, कल से सब कंटिन्यू रहेगा आपका बढ़िया करके। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन की छुट्टी हो गई तो आगे भी ऐसा होता रहेगा। मैं मैनेज कर लूँगा सारी चीज़ों को और आगे चल के आगे सारी क्लासेस आपको टाइम पर और विद बेहतरीन से मटेरियल के साथ आपको मिलती रहेंगी। वोकैबुलरी वगैरह याद करते रहो आप, और कोई भी परेशानी है तो मैसेज करें, आपकी सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। फिलहाल आज छुट्टी की वजह से जो नुकसान हो सकता था आपका पढ़ाई का, उसे अब इस प्लेटफॉर्म पर कंपेंसेट करते हैं, क्षतिपूर्ति कर लेते हैं उसकी, और उससे भी बेहतर हो जाएगा आपके लिए। शुरू करते हैं, देखें ज़रा इधर। ये डेयर और नीड जो हैं ये हमारे मेन वर्ब का भी काम करते हैं, और ये हमारे हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ रहेगा हमारा मॉडल। ध्यान दें ज़रा, दोबारा से शुरू कर दिया मैंने। किस तरीके से पेपर में सवाल आएगा वो भी दिखाऊंगा, किस तरीके से आपको इसे फाइंड आउट करना है कि सही है या गलत, ये भी मैं समझा रहा हूँ। बोर्ड पे नज़र रखें और एंजॉय करें, और एक नंबर आपका आराम से एक दिन के अंदर अंदर, वो भी 40 मिनट या 50 मिनट की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखें बोर्ड पे। तो ये दोनों मेन वर्ब का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। अब हमारा जो सबसे बड़ा टास्क है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, चुनौती है, वो ये है कि सेंटेंस को देखने के बाद हमें ये डिसीज़न लेना है कि ये मेन वर्ब है उसके अंदर, ये मिलेंगी आपको रखी हुई, या ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये मेन वर्ब है तो अलग नियम है इसके बारे में, और ये हेल्पिंग वर्ब है तो अलग नियम है। तो आपको नहीं लगता? एक मिनट अनस, बल्ब बंद कर दे सामने वाला, सॉरी। तो ध्यान दें, अगर ये मेन वर्ब होती है तो ये अलग नियम को फॉलो करती है, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो ये अलग नियम को फॉलो करती है। तो आपको लगता नहीं कि सबसे पहले इसी चीज़ की जानकारी हमें मिलनी चाहिए कि ये कब हेल्पिंग वर्ब होगी और कब मेन वर्ब होगी? ज़रा बोर्ड पे देखो आप। अगर आपको लगता है कि कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू है, कोई सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से शुरू है
और उसके बाद में आपको लगता है फिर हेल्पिंग वर्ब है, फॉर्मूला दिखा रहा हूं आपको मैं, फिर नॉट हो, फिर मेन वर्ब हो और फिर ऑब्जेक्ट हो। ये है हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ फॉर्मूला, इसे कहते हैं, ये है निगेटिव का, ये निगेटिव का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला देखें अब आप, हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, फिर आए सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, नॉट हो तो लग जाए यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, नॉट हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो मुख्य बिंदु है इसका अंदर वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ये सब्जेक्ट से शुरू है, तो सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये रहा हमारा क्वेश्चन मार्क। इसे बोलते हैं हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। ये क्लास जो बोर्ड पे चल रही है ना, ये जिनसे कुछ भी नहीं आता वो भी सीख सकते हैं, और मेरे वो स्टूडेंट्स जो पहले पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को वो भी इसे एंजॉय करें। ज़रूर आपको लगेगा यार ये तो मैं भूल गया था, याद आ जाएगा आपको, तो इस वीडियो को आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये दिसंबर वाला एग्ज़ाम देना है, ये उसी के उद्देश्य से है, क्लास में नहीं पढ़ा पाया आज तो सोचा कुछ ऐसा पढ़ा दूँ कि नंबर मिल जाए आपको, तो इसे पढ़ो आप आराम से, बाकी आपकी मर्जी, आपसे आता है तो कोई बात नहीं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास में फिर क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, नॉट हो तो लगा देना यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, और ये है हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट निगेटिव का फॉर्मूला हो गया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ब का फॉर्मूला, और ये रहा हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। इसे सबको नोट कर लेंगे आप। क्यों करा रहा हूं मैं ये, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता कि ये जो नीड डेयर है कब हेल्पिंग वर्ब है कब मेन वर्ब है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि अपने उस सेंटेंस में जहाँ पे ये रखे होंगे, अपने उस सेंटेंस में दिमाग लगाना है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से नियम हैं वो लगाना, और आपको लगता है कि ये मेन वर्ब है तो मैं बताऊंगा कौन कौन से नियम लगाने हैं आपको। तो डेयर नीड के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इससे बचकर नहीं जाएगा जो मैं बोर्ड पे आपको सिखा रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, जो 3 लिखे हुए हैं ये। अब इसका आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हमें जो करना है वो ये है, ये 3 फॉर्मूले हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और आराम से आप पहचान लोगे कि कहाँ पे क्या है। जैसे ही नीड नॉट गो देयर फुल स्टॉप। बताओ ये किस फॉर्मूले के ऊपर है? ये है हमारा पहले वाले फॉर्मूले पे जो निगेटिव वाला है, ठीक है। अब उसके हिसाब से बताओ ये क्या है? सब्जेक्ट। फॉर्मूला याद है आपको, वो लिख तो लिया आपने। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है बिल्कुल। ये हो गया हमारा नॉट, ये हो गया मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ हो, अन्य चीज़। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब, तो नीड क्या है इसके अंदर? हेल्पिंग वर्ब। और गो क्या है इसके अंदर? मेन वर्ब। बात हमारी खत्म हो गई। तो अगर एग्जामिनर, खैर ये तो नहीं पूछेगा आपसे लेकिन मैं पूछ रहा हूं, इस सेंटेंस में
नीड ने किस चीज का काम करा है, हेल्पिंग वर्ब का या मेन वर्ब का? बताओ आप। हेल्पिंग वर्ब का काम करा है इसने। अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो क्या नाम है इसका? मॉडल। अब मैं कुछ बातें पूछता हूं आपसे, जरा बताना मुझे। ये बताओ, विल मॉडल है या नहीं? विल या मैं या कैन, ये मॉडल ही तो हैं। ये तो आप जानते हो पुरानी, भले ही ये वाली दोनों नई हो आपके लिए, लेकिन इन तीनों को तो आप जानते हैं, ये मॉडल हैं। अब मेरी बातों का जवाब देना आप। क्या कभी आपने मॉडल में ये लगा हुआ देखा, एस लगा हुआ देखा है आपने कभी मॉडल में? कभी मिला आपको ऐसा? या मेज करता हुआ देखा हो, या कैंस? ईमानदारी से बताओ, कभी ऐसा मिला आपको? चाहे सब्जेक्ट ही हो, आई हो, यू हो, कैन मिलेगा आपको, मैं मिलेगा आपको, विल मिलेगा। इनमें एस नहीं लग सकता। यही एक गलती एग्जामिनर तब कर सकता है जब वो नीड को हेल्पिंग वर्ब दिखा के इसमें एस लगाएगा और आपको ये काटना है। क्यों काटना है और लगाने का क्या दिमाग में आएगा? लगाने की बात इसलिए दिमाग में आएगी आपके, ये एग्जामिनर इसलिए आपको धोखा देना चाहता है क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा वो ही है, और ही के साथ डज आता है, डू नहीं आता। तो आपका दिल कहेगा कि ऐसा सही है। लेकिन एक बात तो बताओ, जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ गई, वाजवर आ गई, विल, शैल, कैन, कुड आ गया, तो इसमें डज आएगा ना? ये तो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, तो दूसरी हेल्पिंग वर्ब क्यों दे रहे हो आप? इसलिए पहला नियम यही है हमारा कि जब भी कभी, सुन लो, जब भी कभी डेयर और नीड मॉडल हो तो इसमें एस नहीं लगता। ये हमारा पहला पॉइंट है, जब हेल्पिंग वर्ब हो तब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो डज की जरूरत क्या है यहाँ पे हमें? ये गलत है। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? खत्म हो गया ये। तो जब भी आपको लगे, तीनों फॉर्मूले आपके पास मौजूद हैं। सब्जेक्ट से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, इसे संभालना आप अपने आप। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वही फर्स्ट टाइप वाला, उसे भी संभालना। फिर तीसरा है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर उसे भी संभालना। और ये ध्यान रखना कि इसकी जगह, समझ लो, डेयर और नीड की जगह तीनों ये तीन ही काम आएंगे। तीनों फॉर्मूलाज में से अगर किसी भी जगह हेल्पिंग वर्ब की है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब बनी हुई हैं, तो रटने की क्या ज़रूरत है? जब ये हेल्पिंग वर्ब हैं तो दूसरी हेल्पिंग वर्ब डज दिखाने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी मॉडल है ये डेयर और नीड, तो इसमें एस लगाने की क्या ज़रूरत है? कहाँ लग रहा है इसमें एस? ये ध्यान रखना आप। हेल्पिंग वर्ब हो अगर ये, इसमें एस नहीं लगता। खत्म हो गया ये हमारा। एक दूसरा पॉइंट और देखो आप इसी में, ही, नीड, सही है ये, इसे ऐसे रहने दो, ऐसा हटा दो। नॉट, और अगर मान लो मैं यहाँ पे टू कर दूं ना, टू, एग्जामिनर करेगा ये काम, तो आपको इसे काटना है। इसे क्यों काटना है? यहाँ आओ आप वापिस, वो तो होगा नहीं, अब ये भी समझ लो। विल, मैं, कैन मॉडल है, और याद कर लो या समझ लो या पता होना चाहिए था आपको, मॉडल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, टू नहीं आता, सेकंड फॉर्म नहीं आती, आईएनजी नहीं आती, थर्ड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये टू क्यों लगा रहे हैं फिर? अच्छा, ये जानकारी मुझे कहाँ से मिल रही? यहाँ से, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो मॉडल है। हेल्पिंग वर्ब है तो मॉडल टाइप की हेल्पिंग वर्ब है, और मॉडल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू नहीं आएगा, और एस गलत है। तो इसी के नीचे हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये वाला यहां। अब हम इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, टू फर्स्ट फॉर्म नहीं। ध्यान रखना इसका आप। तो डेयर, नीड हमारी
दो काम करती है, कभी ये हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे अभी हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब थी है, कभी ये मेन वर्ब होती है, वो भी देखेंगे। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें एस नहीं आता, क्योंकि मॉडल में एस नहीं लगता, मॉडल होगी फिर ये। और इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, टू फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। दो बातें, बस ये दो बातें ध्यान रखना आप सही से, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ही डज नॉट नीड, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। फॉर्मूला इसमें फिर निगेटिव वाला आ गया, चेक करते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ये बाकी सब छोड़ो जो भी है, अन्य। मेन चीज जो है वो समझो आप। सब्जेक्ट ये डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, नीड क्या है, मेन वर्ब, यानी कि अब यहां अब इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। पहले तो हेल्पिंग वर्ब था तो ये बातें सीख ली हमने कि भाई इसमें डज नहीं आएगा, एस फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक। लेकिन इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब है, जगह ही तो चेक करनी है आपको तीनों फॉर्मूले में। फॉर्मूला ध्यान रखना, पता होगा आपको वैसे, ये 10th 11th 9th 12th में तो खूब बताते हैं बच्चों को, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब। तो फॉर्मूले के हिसाब से कि जगह चेक कर लेना। नॉट के पहले है, ये भी सुन लो और बातें बता दूं, नॉट के पहले है हेल्पिंग वर्ब होगा हमेशा, और फिर उसमें एस मत लगाना, चाहे कुछ भी हो सब्जेक्ट मत लगाना, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, टू मत लगाना। जब नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो, दोनों में से कुछ भी, लेकिन नॉट के बाद ये मेन वर्ब होगी, फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूं। और जब ये मेन वर्ब होगी तो सुनो आप, ये सही है बिल्कुल डज, कुछ तो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट, नीड, ये ध्यान रखो आप। एक मेन वर्ब है तो दूसरी मेन वर्ब डायरेक्ट नहीं आती है। पिछले वाले में तो ये हेल्पिंग वर्ब थी तो फर्स्ट फॉर्म लगा दी थी, लेकिन अब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के बाद में दूसरी मेन वर्ब किससे जुड़ती है, टू से जुड़ती है। ये बढ़िया सेंटेंस है। तो हम ये कह सकते हैं, जब ये, इसमें पहला पॉइंट, जब ये है मेन वर्ब होगी तब अगली मेन वर्ब टू फर्स्ट फॉर्म से जुड़ती है, ये बन जाएगा। दो बातें यहां पे हो गई, एक बात यहां पे हो गई। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, सही है सब कुछ, ये टू आएगा जरूर क्योंकि ये मेन वर्ब है। इसमें बताओ क्या लग रहा है आपको, क्या गलती है। हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल, क्वेश्चन मार्क। हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल। जब भी कभी हमारे सामने डेयर और नीड सेंटेंस में रखे हुए हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसे चेक कर लें कि वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। सबसे पहला काम यही करना, एकदम से ये मत करना टू काट दूं लगा दूं, डज काट दूं लगा दूं, ना। सबसे पहले ये काम करना आप कि वो जो नीड और डेयर है वो आपके सेंटेंस में किस तरीके का काम कर रही है। अगर वो काम कर रही है मेन वर्ब का तो फिर टू फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का करती हो तो फिर ये दोनों नियम है। अब आपको समझना कि क्या काम कर रही, फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नियम दोनों के लिए ये वाला। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। और जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये जो मेन वर्ब है ये तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, टू थोड़ी आएगा। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, टू फर्स्ट फॉर्म नहीं। कब, जब ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये गलत था टू। हाउ डेयर यू टच माई मोबाइल, हाउ डेयर यू टच मी, तुमने मुझे छूने की, तुमने मेरा मोबाइल छूने की हिम्मत कैसे करी, ये इसका क्वेश्चन है। नोट कर लो इसे, टू गलत था ये। अभी और बताएंगे। इतना आपकी समझ में आ रहा है कि भाई नीड और डेयर दो काम करती है, मेन वर्ब का करेगी तो उसे भी देखेंगे,
दूसरी मेन वर्ब टू फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देना, और हेल्पिंग वर्ब का करेगी तो उसे भी देखेंगे, टू मत लगाना, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी। और डज मत लगाना इसके अंदर, क्योंकि वो तो खुद अपने आप में मॉडल है एक, नोट कर लेंगे इसे। और एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नीड ही टू गो देयर। अपने आप सोचो, अपने आप सोचो कि इस सेंटेंस में कोई गलती है या नो एरर है। तो शुरू में है बिल्कुल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, तो आपको ये काटना था। जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद टू नहीं लगता, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या उसे वहां जाने की जरूरत है, ये बन जाएगा एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। इसको ध्यान से देखना, ये अलग है सेंटेंस जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। ही नीड टू प्ले विद हिम, ये हमारा सेंटेंस है। मुझे बताओ, ये फॉर्मूले में मैंने आपको लिखवाया, ध्यान से सुनना, निगेटिव लिखवाया है, और फॉर्मूले में निगेटिव वाले देखा जाए तो यही तो तरीका, नोट से पहले जो भी कुछ रखा होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगी, ये होंगी तो हेल्पिंग वर्ब होंगी, ये नियम ध्यान रखना आप। और अगर नोट के बाद में है तो मेन वर्ब होंगी, कुछ भी हो या ये वाली हो तो वो भी देखा जाएगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी दिखा दिया, सेकंड टाइप भी। ईमानदारी से बताओ, या पलट दो अपनी कॉपी या पीछे को चले जाओ वीडियो में, क्या मैंने सिंपल सेंटेंस के अफर्मेटिव मीन्स जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका कोई जिक्र किया था मैंने आपसे? नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो तीन जो है ना हमारे, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, उनमें तो ये है, सुन लो, तीनों में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती हैं और मेन वर्ब का भी। फॉर्मूला देख लेना, आराम से पहचान लोगे। आपको लगे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं अगर ये दोनों, तो एस मत लगने देना, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, टू मत लगाना। जब ये हेल्पिंग वर्ब हो दोनों, तो अगली मेन वर्ब जो होगी डायरेक्ट आएगी, टू नहीं आएगा। और इसमें डज मत लगने देना, क्योंकि ये तो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। लेकिन आपको लगता है यार ये तो मेन वर्ब की जगह आ रही है, मतलब मेन वर्ब है, तो फिर तरीका है, अगली मेन वर्ब टू फर्स्ट फॉर्म से जुड़ती है, उल्टा हो जाता है फिर। क्लियर? अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। ही नीड टू प्ले विद हिम, नोट कर लो आप। अफर्मेटिव सेंटेंस वो तीनों हटा देना, अब अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं मैं। उसमें दोनों काम करती है ये, निगेटिव वाले में, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में, ये दोनों काम करती है। हेल्पिंग वर्ब का भी कर सकती है या मेन वर्ब का भी, एक बार में एक ही काम करेगी, ठीक है, कर जाएगी। लेकिन नोट कर लो, अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड या डेयर हमेशा ब्रैकेट में लिखना 99%। 1% क्यों छुड़वा रहा हूं, वो पेपर में कभी आ ही नहीं सकता, ना आया, ना मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन लिख लो भाई ऐसे 99% हमेशा भी लिख दो तो सुनेंगे। ये जैसे ये है अफर्मेटिव, पॉजिटिव बोलते हैं इसे, या अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में डेयर और नीड हमेशा ब्रैकेट में लिख देना 99%। मेन वर्ब का काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का नहीं करती, इसलिए नहीं लिखवाया था मैंने इसे। मेन वर्ब का काम करती हैं नीड और डेयर, हेल्पिंग वर्ब का नहीं करती। इससे क्या बात पता चलती है? इससे ये बात पता चलती है कि अगर, सुन लो, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो ध्यान देना पड़ेगा, क्या पता ये हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, दोनों काम कर सकती हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में भी देखना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में भी देखना पड़ेगा, लेकिन अफर्मेटिव में कुछ नहीं देखना। ये नीड और डेयर हमेशा क्या काम करेंगी? मेन वर्ब का, पक्का। लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप नहीं होना चाहिए, सेकंड टाइप नहीं होना चाहिए, अफर्मेटिव हो जैसा ये है तो पक्का है, फिर ये मेन वर्ब है। अब जब ये मेन वर्ब है
तो अगली वाली टू से। ये तो बढ़िया है, बढ़िया है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये मेन वर्ब है। सर कैसे है मेन वर्ब? क्योंकि ये अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में हमेशा ये मेन वर्ब होती हैं, तो ये टू फर्स्ट फॉर्म सही है। अब एक बात बताओ, इसे छोड़ के एक सेंटेंस देखो, ही मीट मी, ये मेन वर्ब है, आप जानते हो, ये भी मेन वर्ब है पक्का। तो बताओ ये सही है या ये होगा? ये होगा, पहले गलत था, सेम केस, ये लगेगा। बड़ी अजीब बात निकल के आई है, ऐसे निकल के आती है, देख लो इधर, समझ लें जरा सही से। जब एक सेंटेंस अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट दे दिया, तो अब जो होगी वो मेन वर्ब होगी। अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट मेन वर्ब, क्योंकि हैज हैव हैड होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगी, इज एम आर वाज वर होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगी। लेकिन जब डू डज डिड होते हैं ना, तो इसके अंदर कुछ छिपा होता है, और वो कब होता? जब सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद मेन वर्ब मिल जाए, तो समझ जाना 3 हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई होती हैं उसके अंदर, या तो डू हो सकती है, या डज, या डिड, और वो बताएगा क्या छुपा हुआ है, वो बताएगा सब्जेक्ट ही है। अब आप कहोगे सर नीड तो सबके साथ ना, ये मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती तो अलग बात होती, और ये मेन वर्ब ही रहेगी। तो सुन लें, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट को देखना, अगर वो सिंगुलर है तो उसके बाद में डज होना चाहिए, डू नहीं। डू था इसमें पहले, नीड में डू तो था, जब ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब है पक्का, तो डज कर दिया मैंने, या डिड होगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ना होकर के प्लूरल हुआ तो डू भी होगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर हमारा? सिंगुलर, तो नीड में एस लगना जरूरी है, क्योंकि नीड मेन वर्ब है। किसने बताया? मैंने। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये मेन वर्ब होगी हमेशा, तो ये टू सही जुड़ा हुआ, ये लिखा हुआ तो है, इसका उल्टा हो जाएगा ना, ये लिखा हुआ तो टू नहीं आता, अब आएगा क्योंकि ये मेन वर्ब है। तो जब यह मेन वर्ब होगी तब अगली, तो जब ये मेन वर्ब होगी तब अगली मेन वर्ब टू से जुड़ती है, ये हो गया हमारा। और ये बात आप ध्यान रखना कि ये मैं बोल रहा हूँ, जब भी कभी सब्जेक्ट के बाद नीड डेयर मिले, ये ध्यान रखना, ध्यान रखने की बातें हैं, जब भी नीड डेयर मिले और वो मेन वर्ब हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो डू को, डज को, डिड को जरूर चेक करना नॉर्मल नियम में। सिंगुलर है तो डज जरूर होना चाहिए, जैसे मैंने करा है, प्लूरल है तो कोई बात नहीं, डू लग जाएगा, और डिड है तो भी कोई बात नहीं। इसे नोट करो, सबको जो लिखा हुआ बोर्ड पे, ये कोई गलती नहीं है, बढ़िया सेंटेंस है ये। तो देखें जरा दोबारा से, डेयर और नीड जब मेन वर्ब होंगे तो अगली वाली टू प्लस मेन वर्ब से जुड़ेगी। 3 फॉर्मूलाज को देख लेना सही से, उनमें जिसकी जगह जो हो बस वो बोल देना। और जब ये मेन वर्ब हो तो अगली वाली टू फर्स्ट फॉर्म से जोड़ना, और मेन वर्ब नहीं है तो अगली हेल्पिंग वर्ब होगी फिर ये, तो अगली वाली डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म जोड़ना, टू मत लगाना और डज मत लगने देना, ठीक। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ तो पक्का फिर ये मेन वर्ब होंगी, तो अगली फॉर्म टू फर्स्ट फॉर्म से आएगी, डू डज डिड चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक। जरा ये 5 सेंटेंस देखो आप, सारी बातें समझ लो, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। शी नीड्स नॉट टू डांस, शी डज नॉट नीड, शी डज नॉट नीड टू डांस, शी नीड टू डांस, दे नीड टू डांस, दे डेयर्ड नॉट टू डांस। ज़रा बोर्ड पे नज़र रखें और मज़े ले इन सेंटेंस के जो बोर्ड पे हैं। 3 फॉर्मूला जो हैं उनकी भी मदद ले लेना अगर उनकी तरह का हो, और
असर्टिव है मतलब सिंपल है पॉजिटिव में, तो समझ जाना, फिर कोई मदद नहीं करेगा, फिर तो ये पक्का मेन वर्ब ही होगी। शुरू करते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट, अब ये नॉट है तो ये हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है हमारी मेन वर्ब होगी। अब जब ये भैया हेल्पिंग वर्ब है तो ये तो काम बता दिया गया ना आपको, जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी काटना पड़ेगा आपको। और एक गलती और है इसके अंदर, जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो डज नहीं आएगा, और जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो आगे टू भी नहीं आएगा, दोनों गलत थे ये। अब बढ़िया है, शी नीड, आपके दिमाग में आएगी ये वाली बात, सर शी के साथ तो डज आएगा। जब नीड अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है तो डज दूसरी हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगी, वो सही है। और टू हटा देंगे, डांस कर देंगे, उसे नाचने की ज़रूरत नहीं है। फिर शी सब्जेक्ट, इसकी सहायता लो ना जब ये है तो, हेल्पिंग वर्ब डज है, हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब है, नीड जो है मेन वर्ब है, और जब ये मेन वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढना, हेल्पिंग वर्ब डज है तो पीछे, बढ़िया है, लगाने की जरूरत नहीं, डज पीछे आ गई, सही है, नीड सही है, और अगली मेन वर्ब टू से जुड़ती है, बढ़िया सेंटेंस है, कोई गलती नहीं है। शी नीड टू डांस सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है तो भैया उसमें तो पक्का ये मेन वर्ब होगी। अब ये मेन वर्ब है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ढूंढना हमारा कर्तव्य है, काम है हमारा, करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट शी, तो इसके अंदर डू है, लेकिन डू तो हो ही नहीं सकता, शी के साथ डू नहीं आता, तो डिड में ईडी निकला हुआ होना चाहिए था, गलती है इनकी ये करना पड़ेगा आपको, और ये सही है। तो कहीं पर तो हटाना पड़ रहा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ना, हटाना पड़ेगा, टू हटाना पड़ेगा, कहीं पर लगाना पड़ रहा क्योंकि भैया मेन वर्ब है, और ये टू भी लगाना पड़ेगा। अब आती सर यहाँ क्यों नहीं लगाया, उन्होंने डज बाहर निकाल दिया ना, तो क्यों लगाऊंगा मैं, यहाँ अंदर दिखाना पड़ेगा मुझे क्योंकि नोट नहीं है, नोट कर लेंगे। दे नीड टू डांस सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये मेन वर्ब है भैया, अफर्मेटिव में तो ये दोनों मेन वर्ब होंगी, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अफर्मेटिव में तो मेन वर्ब है। और हमारे सेंटेंस पता कितने तरीके के आएंगे, बस दो। इंट्रोगेटिव तो मैं सीखा, लेकिन सीख लो, इंटरोगेटिव में आपको सिखा भले ही रहा हूँ, लेकिन दो के ऊपर सवाल आता है बस, या तो अफर्मेटिव होगा उसमें ये मेन वर्ब होंगी हमेशा, डू डज ढूंढना उसके अंदर डू डज डिड, ज़रूरत हो तो लगाना, नहीं है तो कोई बात नहीं, और टू भी लगाएंगे जब मेन वर्ब होगी अफर्मेटिव में। लेकिन निगेटिव है तो फिर समझना, अगर ये मेन वर्ब है तो फिर टू फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब है तो टू मत लगाना और एस मत लगने देना, ठीक। तो सब्जेक्ट अफर्मेटिव है तो ये मेन वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढो आप, तो दे के साथ डज आती है या डू, तो इसके अंदर डू है, कुछ नहीं कर सकता मैं, और ये भी सही है। यहाँ पे डज की ज़रूरत है तो लगा दिया, अफर्मेटिव था, मेन वर्ब थी तो डज लगाना पड़ेगा, ये भी मेन वर्ब है, लेकिन इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, डू छुपा हुआ, वो दिखता ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़िया है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। नीचे आते हैं, दे डेयर्ड नॉट, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब मुझे एक बात बताओ पहले आप तरीके से ज़रा, ये डेयर में डी लगा रहे हैं और एस को भी, एस की भी कोशिश करी गई थी, आपसे पूछ रहा हूं बताओ, कैन का, विल का, कैंस हो सकता है या नहीं, नहीं होता तो एस क्यों आएगा उसके अंदर जब वो हेल्पिंग वर्ब होगी, तो इसलिए गलत था, ये भी गलत है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, कैन का कुड तो हो जाता है ना, समझ लेना, हेल्पिंग वर्ब होगी तो कैन का कुड हो जाएगा, और विल का वुड, तो डेयर का डेयर्ड, इसमें क्या परेशानी, हो जाएगा ये, तो डेयर का डेयर्ड, नीड का नीडेड हो सकता है, और ये पास्ट की मॉडल बन जाती हैं, डज नहीं आता, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगी तो हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन पास्ट की मान लेंगे, जैसे कुड हो जाता है ऐसे ये हो गया। नॉट ध्यान रखना, कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, डेयर के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्रेजेंट की, डेयर्ड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। नोट करो सबको, इन्हें सबको नोट कर लेंगे। 5 एग्जाम्पल और देखो आप अभी,
फिर पूछूंगा मैं आपसे, नीड और डेयर क्या हमेशा हेल्पिंग वर्ब होंगी? ना। क्या हमेशा मेन वर्ब होंगी? ना। अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन तो बहुत आसान होता और वो पूछता ही नहीं एग्जामिनर। लेकिन ये दो काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। और जिसने ये समझ लिया हेल्पिंग वर्ब कब है वो मजे लेगा, जिसने ये समझ लिया मेन वर्ब कब है वो मजे लेगा। क्यों? जिसने समझ लिया हेल्पिंग वर्ब है तो एस नहीं आएगा, डज नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये तो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये मॉडल है ना, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नहीं आता है। दो बातें हो जाएंगी जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी, तो डज नहीं लगेगा इसके अंदर क्योंकि ये तो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, और टू नहीं आएगा। लेकिन अगर ये मेन वर्ब लगे, आपको लगे कि ये मेन वर्ब है, तो जब ये मेन वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढना आपका कर्तव्य है। मिल गई तो ठीक है, नहीं तो लगानी पड़ेगी। और टू फर्स्ट फॉर्म भी आएगी क्योंकि एक मेन वर्ब के बाद दूसरी मेन वर्ब टू से जुड़ती है। अब वो आपकी प्रॉब्लम है कि कैसे ढूंढोगे। कितनी मदद कर दी मैंने आपकी। जैसे अफर्मेटिव है, कुछ भी मत सोचो, मेन वर्ब होंगी पक्का ये। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कुछ मत सोचो, ये मेन वर्ब होंगी। और अगर निगेटिव है तो स्थान देखना, नोट से पहले तो हेल्पिंग वर्ब के नियम लगाना, फिर डज मत लगाना, फर्स्ट फॉर्म लगा देना। और अगर मेन वर्ब है तो डज तो मिल जाएगा आपको, नोट से पहले डू डज डिड कुछ भी, तो नीड डेयर के बाद में टू फर्स्ट फॉर्म लगाना। तो ये पहचानना बड़ी बात है कि हेल्पिंग वर्ब कब, मेन वर्ब कब, और वो मैंने आपको फॉर्मूले दे दिए। अफर्मेटिव में पक्का मेन वर्ब होगी। अब उसके बाद आप समझो, यार ये मॉडल है तो एस तो लगेगा नहीं, यार ये मॉडल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो एस मत लगने देना, टू मत लगने देना। लेकिन जब ये मेन वर्ब होगी तो भैया हेल्पिंग वर्ब दूसरी तो दिखानी पड़ेगी ना आपको, अंदर दिखाओ या बाहर दिखाओ। और उसके बाद में टू फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, बात खत्म। ये 5 सेंटेंस बोर्ड पे इस क्लास के आखिरी सेंटेंस होंगे और क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ में क्वेश्चन टैग भी सिखाऊंगा अब आपको, देखिएगा। आठ सेंटेंस देखो आप। राम डेयर टू चैलेंज मी। अब यहां क्या आएगा? यहां आएगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है समझ लो आप। एक सेंटेंस देते हैं, सिंपल या निगेटिव, मतलब अफर्मेटिव होगा या निगेटिव, उसके बाद हमें क्वेश्चन टैग लगाना है इस तरीके से, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट। और नोट को नट लिखना पड़ता है, ये सिखा चुका हूं मैं बच्चों को। और मुझे लगता है जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनमें से 90% जानते होंगे क्वेश्चन टैग क्या होता है। जो नहीं जानते वो समझ लो। सेंटेंस देते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद एक नई चीज शुरू होती है ऐसे करके, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। अगर इधर वाला क्लोज निगेटिव हुआ तो 2 शब्द आते हैं बस क्वेश्चन टैग में, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन आपको लगता है कि अगर इधर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नट जुड़ जाता, हेल्पिंग वर्ब के बाद नट आता, नट मीन्स नॉट, फिर सब्जेक्ट आता। तो ये है बात। ये क्वेश्चन टैग समझो आप, ये क्वेश्चन टैग है, ठीक है। और अगर ये सेंटेंस निगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनता है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये फिर बनता है निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब नट और सब्जेक्ट। ये है इसका तरीका। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब आती है। अब शुरू करते हैं। तो वहां क्वेश्चन टैग है, लेकिन उसके पहले गलती भी पकड़ लो जरा। राम हमारा सब्जेक्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये क्या है? मेन वर्ब। और जब ये मेन वर्ब है तो टू सही है। और जब ये मेन वर्ब है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी पड़ेगी। राम के साथ डू आता क्या? ना, डिड है नहीं, तो डज लगाना पड़ेगा आपको, लगाना पड़ेगा आपको डज। अब एक बात का जवाब दो जरा आप, इस क्लोज में हेल्पिंग वर्ब डज है या डेयर है? डज या डेयर बताओ आप। हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे वहां हेल्पिंग वर्ब चाहिए। डज है क्योंकि ये तो मेन वर्ब है। अब वहां क्वेश्चन टैग डज का बनेगा, यानी कि डजंट ही। डज लिखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो ही लिखते हैं, डज
और फिर अगर इधर नॉट नहीं है तो यहां लगाना पड़ेगा, नॉट नहीं है तो लगाना पड़ेगा वहां, उल्टा होता है वहां पे। तो डज लिखना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा और राम के बदले में प्रोनाउन आ जाएगा, डजंट ही बन जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राम डेयर नॉट टू चैलेंज मी। राम डेयर नॉट टू चैलेंज मी, फॉर्मूला देखते हैं। तो ये सब्जेक्ट और ये नॉट है ना, हेल्पिंग वर्ब, और जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो डस तो नहीं चाहिए किसी को। अब जैसे इसमें लगाया डस, यहाँ तो नहीं चाहिए, वो मेन वर्ब है तो देना पड़ेगा डस उसके लिए हेल्पिंग वर्ब। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इसे कुछ नहीं देना, नॉट। और जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ में टू गलत, वो सही था क्योंकि वहाँ मेन वर्ब है तो टू से जुड़ेगी, ये हेल्पिंग वर्ब है तो टू नहीं आएगा, एक गलती है यहाँ पे। एस लगा दो तो वो भी गलती हो जाएगी, मैंने करा नहीं लेकिन वो। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ उधर की तरफ राम डेयर नॉट चैलेंज मी कोमा, जो हमारा उधर की तरफ क्वेश्चन टैग बनाता है वो हेल्पिंग वर्ब बनाती है, और हेल्पिंग वर्ब वहाँ वो आती जो इधर की तरफ होती है। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डेयर। तो सबसे पहले लिखेंगे हम डेयर, डेयर ही लिखना पड़ेगा, एस वगैरह मत लगाना। नॉट यहाँ पे मौजूद है तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट ही लगा दो, ये बनेगा इसका क्वेश्चन टैग, डेयर ही, ये बनेगा डेयर ही। बढ़िया है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, शी डिड नॉट नीड टू लाफ। क्वेश्चन टैग भी सिखा रहा हूं मैं साथ साथ आपको। तो शी डिड नॉट नीड टू लाफ, फॉर्मूले के हिसाब से ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारी मेन वर्ब, और जब ये मेन वर्ब होती तो वो टू से जुड़ती है, तो सब बढ़िया है, उसे हंसने की ज़रूरत नहीं थी। बढ़िया सेंटेंस है। अब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो नीड से बनाओगे या डिड से, जो हेल्पिंग वर्ब होता उससे बनता। डिड शी, नॉट लगाना नहीं है, ये बन जाएगा डिड शी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी नीड नॉट लाफ कोमा, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्मूला है हमारे पास नॉट वाला, और ये क्या है हमारी मेन वर्ब। अब एस, क्या इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ढूंढूं मैं, ये तो खुद हेल्पिंग वर्ब है, अगर लगी हुई होती ना यहाँ पे एस तो गलत होता, सही है बिल्कुल। और अगली मेन वर्ब डायरेक्ट जुड़ेगी फर्स्ट फॉर्म से, ये टू नहीं है, ये पूरा सही है। एस लगा दूं तो गलती, टू लगा दूं तो गलती, ये बढ़िया है। अब इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा नीड शी, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब नीड है ना, इसकी डिड है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही वहां पहुंच जाती है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, जरा इतने जो लिखे मैं ऊपर इसे उतार लेना, मिटान रहा हूं मैंने, जरूरत मुझे उसकी है ना, बोर्ड चाहिए मुझे थोड़ा सा और। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे पास में, शी नीडेड नॉट टू लाफ कोमा। पहले गलती भी ढूंढा करो, क्वेश्चन टैग तो बना ही लेंगे। तो सब्जेक्ट नॉट के पहले नीडेड, सही है, कोई गलती नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब है। कैसे करके, जैसे कैन का कुड, विल का वुड, ऐसे ही डेयर का डेयर्ड, नीड का नीडेड, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब बन सकती, सही है ये। कोई ऐसा होगा तो गलत होगा। डज नहीं आता क्योंकि मॉडल में डज नहीं लग सकता ना, मॉडल में पास्ट बन सकता। देखो ये तो दिखाया था मैंने आपको, कैन, इसका कुड तो हो जाता, लेकिन क्या इसका कैंस ये हो जाता, इसलिए नहीं होता, ठीक है। तो शी नीडेड नॉट टू लाफ, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट टू लाफ। जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो डायरेक्ट कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या है, नीडेड, पूरी उतर जाएगी ऐसी क्वेश्चन टैग में, नीडेड, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहुंच जाएगी वहां पर और शी आ जाएगा।
नोट कर लेंगे इसे। नीडेड शी, खत्म हो गया पांचवा सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 6, 8 करने हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है हमारा, 7 ये रहा और 8 ये है। और आप बताएं, यू नीड टू प्ले। जरा बोर्ड पे देखें और बताएं, यू नीड टू प्ले। अफर्मेटिव है तो कुछ भी मत सोचो, ये तो मेन वर्ब होगी ना। निगेटिव होता तो सोचते, ये तो अफर्मेटिव है, ये मेन वर्ब है पक्की, और दूसरी टू से जुड़ेगी, बढ़िया है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सब चीजें करनी पड़ेंगी। अब ये जब मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब तो ढूंढ लो इसके अंदर। यू के साथ डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, तो डिड भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। चलो, जरूर नहीं है कि डिड ही लाना, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। डज तो नहीं है, डू चाहिए होता, डू है, कोई भी गलती नहीं है, बढ़िया सेंटेंस है। लेकिन एक बात और बताओ, इसका क्वेश्चन टैग अगर मैं ये बना दूं डोंट यू, तो कोई परेशानी है आपको? बढ़िया है। ये मत बनाना नीड, ये तो मेन वर्ब है, इसके अंदर छुपी हुई है क्या? डू। क्योंकि जब ये मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, और जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब नहीं होगी। एक ही तो काम करेगी, एक जगह पे, अलग अलग कर देगी दो काम। यू नीड ये मेन वर्ब है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मेन वर्ब है, तो डू है, डोंट दे। दे डेयर नॉट कम हियर, पहले गलती बताओ आप इसके अंदर। दे डेयर नॉट कम हियर, कोई गलती देख लो आप इसमें, ढूंढ लो इतने में दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। दे डेयर टू कम हियर, दे डेयर नॉट कम हियर, कॉमा और वो लग गया। दे डेयर टू कम हियर, ये हो गया। तो बताओ मुझे, ये नॉट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब है ना, और ये मेन वर्ब है, तो इसमें डस तो नहीं लगाना किसी को, डस, ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना, सही है। और इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, सब बढ़िया है। अब अगर क्वेश्चन टैग मुझसे कहो तो डेयर दे बनेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये बनेगी वहां पे, डेयर और नॉट आएगा नहीं, डेयर दे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। लेकिन रुक जाओ, ये तो अफर्मेटिव है, अब फॉर्मूला नहीं लगेगा आपको। अब तो ये अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब होगी, इसलिए टू भी सही है। ये मेन वर्ब है ना अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में पक्का मेन वर्ब होंगी दोनों, 99% मेन वर्ब भी होंगी। निगेटिव में ढूंढना आप तरीके से, नोट से पहले तो वो, उसके बाद में। तो दे डेयर टू कम हियर, कोमा, जब ये मेन वर्ब है तो इसके अंदर डू है, तो डू तो आता दे के साथ, वो भी सही है। क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट दे, डोंट दे। खत्म हो गई बात हमारी, नोट कर लेंगे। अब क्लास हमारी खत्म होने वाली है, देख लेंगे जरा क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको अभी। नीड और डेयर समझ लो एक बार सबसे, फिर बंद कर दूंगा मैं इसे। नीड और डेयर कितने काम कर सकती है? दो। एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसमें अब मेन वर्ब नहीं होगी, दूसरे में कहीं मेन वर्ब भी हो सकती है। तो पहचान करने के तरीके कितने बताए मैंने? 4 बताएं। अगर अफर्मेटिव है, निगेटिव है ही नहीं, अफर्मेटिव, तो ये पक्का मेन वर्ब होंगी। जब ये अफर्मेटिव होगा तो ये पक्का मेन वर्ब होंगी दोनों, और जब ये मेन वर्ब होंगी तो इनके बाद में टू फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर मेन वर्ब हुई तो, और मेन वर्ब नहीं है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, कभी कभी हो सकता है ना मेन वर्ब ना हो, लेकिन इसके बाद में अगर मेन वर्ब है तो टू से जुड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, इस मेन वर्ब के आपको अलावा, इस मेन वर्ब के अलावा हेल्पिंग वर्ब भी ढूंढनी पड़ेगी। मान लो ही है और नीड तो लगाना पड़ेगा जब ये मेन वर्ब है तो अफर्मेटिव में। या मान लो आई है तो छोड़ो, अब डू हो गया इसके अंदर, और ये है तो इसके अंदर डिड हो गया, ऐसे तो बनते हैं ना। खत्म हो गई बात हमारी ये वाली, जब ये मेन वर्ब होगी। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब हो, जब ये हेल्पिंग वर्ब हो तो ये मॉडल होंगी उस टाइम पे, और मॉडल में जब ये हेल्पिंग वर्ब हो तो मॉडल में कभी भी एस नहीं लगता। और दूसरी बात, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है,
डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आती है, बीच में नॉट होगा या इंट्रोगेटिव होगा, बहरहाल ये हेल्पिंग वर्ब होंगी तब ऐसा होगा। तो उल्टा हो गया नहीं हो गया, मेन वर्ब है तो कुछ और, हेल्पिंग वर्ब है तो कुछ और, खत्म बात। एक एग्जाम्पल और देखो जरा आप, इसका आंसर दो क्या होगा। ही नीडेड टू गो देयर, एक सेंटेंस। दूसरा ये है ही नीडेड नॉट गो देयर। पहले सेंटेंस भी चेक कर ले करो। लास्ट दो एग्जाम्पल है, बंद कर दूंगा, फिर बाकी बातें कभी दूसरी वीडियो में होंगी। आज की जो जानकारी मैंने आपको दी है, अगर आप पढ़े हुए हो तो जाहिर सी बात है आप दिसंबर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और जब पढ़े हुए हो तो आपने ज़रूर कभी ना कभी क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा, आपने इसका जिक्र भी कहीं ना कहीं सुना होगा, तो उसे मजबूत करने के लिए मैंने क्लास दी थी आपको। आज की छुट्टी जो मैंने करी थी उसका थोड़ा बहुत बोझ मेरे ऊपर से उतरा, वरना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बच्चों के साथ गलत कर दिया। अब कल से आपको क्लास में बढ़िया करके पढ़ाएंगे, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। ऑफलाइन की क्लास कल चल जाएंगे टाइम पर, और ऑनलाइन की भी सारी, ठीक। तो ही नीडेड टू गो देयर, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये मेन वर्ब है, इतनी मेन वर्ब है सिर्फ ये। जब अफर्मेटिव है तो ये मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर, डिड, और हेल्पिंग वर्ब डिड ठीक है, और दूसरी मेन वर्ब टू से बढ़िया, कोई गलती नहीं है, डिड लग सकता है, सही है। क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट ही, ये ध्यान रखना आप जरा सही से जो लिखा मैंने बोर्ड पे, क्योंकि जब ये अफर्मेटिव है तो ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब डिड है, और डिड से बनेगा क्वेश्चन टैग, नीड से नहीं बनेगा। लेकिन यहां आओ अब आप, तो ये पूरी की पूरी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, मेन वर्ब। टू तो नहीं लगाना किसी को, सही है। अब ये क्वेश्चन टैग वहां पूरा बनाएगा अपने आप, डिड नहीं, नीडेड पूरा ये बनेगा, नीडेड ही, नीडेड ही। तो इसमें डिड है तो निकाल दिया क्योंकि ये मेन वर्ब थी, तो ये डिड, और ये पूरी हेल्पिंग वर्ब जैसे कुड होती ना, कुड शुड ऐसे थी, ये आंसर लगाएंगे नीडेड ही। बस इतना ही था आज की कंपेंसेशन। मैंने अपनी क्लास की जो नहीं पढ़ा पाया आपको किसी वजह से, वो पूरी करने की कोशिश की। मैं आपको किसी भी तरीके के मसलों में उलझाना नहीं चाहता हूँ, पढ़ाई करते रहो। कल क्लास में एक बार फिर नई एनर्जी के साथ में उपस्थित होंगे, और सब कुछ बढ़िया है। आप भी ऑनलाइन क्लास एंजॉय करें। जल्दी ही सभी लोगों को ऑफलाइन क्लास अटेंड करने का मौका मिलेगा, आप आ सकते हैं क्लास में आराम से। ऑनलाइन क्लास जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, और बाकी ऑफलाइन वाले ऑफलाइन पढ़ते रहें। बाकी अगर आपको कुछ और पसंद है, कोई दूसरी जगह कुछ भी, तो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। एंजॉय करें, बस अपनी पढ़ाई का खास ख्याल रखें। बाकी बातें आपसे आगे होंगी। पता नहीं मैं अब दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले कुछ और टॉपिक आपको इस यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊँ या नहीं। पढ़ाऊँगा तो ठीक है, और नहीं पढ़ाया अगर मैंने यूट्यूब पर कोई, और आपका एग्ज़ाम आ गया, क्योंकि 40 दिन बचे हुए हैं, वैसे पढ़ा दूंगा मैं काफ़ी टाइम में, कुछ भी टॉपिक सही सा जो पेपर में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, तो वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, आपकी मर्ज़ी है मतलब। और अगर कुछ मैं डालता हूं तो ठीक है, नहीं डाल पाया तो ये एसएससी का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, एंड इंशाल्लाह आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। बस अपनी सोच और अपनी जो दिल है उसे साफ रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, कुछ मत सोचो, सब अच्छा हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।